नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं, जो कि 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 8th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 14 मार्क्स के लिए हिंदी के ग्रामर्स पूछे जाते हैं। तो इस जो वीडियो में आपको मैं हिंदी के सारे ग्रामर एक्सप्लेन करने वाला, बताने वाला। आप उसको अच्छे से ध्यान से देखिए और उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में 14 मार्क्स पूरी तरह मिल सके। ग्रामर बहुत ही ईज़ी है, लेकिन बस यही है कि आपको अच्छे से उसको ध्यान में रखना है। और एग्ज़ाम में बहुत ईज़ी ग्रामर पूछे भी जाते हैं। और यहाँ पे मैं सारे ग्रामर्स भी एक्सप्लेन करूँगा, कुछ आपको अलग से प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी दे दूँगा, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो फिर मैं जल्द ही एक इसका लाइव क्लास में एक हम लोग हिंदी का जो पेपर होता है, उसका ग्रामर देख लेंगे और निबंध लेखन भी देखेंगे। तो हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं। पार्ट 1 में केवल हम ग्रामर देखने वाले हैं। जो इसकी पार्ट 2 की वीडियो होगी, उसमें हम लोग निबंध लेखन देखेंगे, जिसमें हम विज्ञापन लिखना सीखेंगे। निबंध में और कैसे पत्र लिखते हैं वो लिखना है, निबंध कैसे लिखना है और साथ-साथ में वृत्तांत कैसे लिखना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग पार्ट 2 में प्राप्त करेंगे। तो पार्ट 1 में हम केवल जितने भी ग्रामर्स है, वह देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जैसे पहला कि हम ग्रामर देखते हैं, जो कि सबसे बेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शब्द भेद। इस शब्द भेद के बारे में हमने बहुत पहले पढ़ा है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हिंदी में है, वैसे इंग्लिश में भी होता है, मराठी में भी होता है। तो यहाँ पे हम हिंदी में देखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं शब्द भेद। शब्द भेद में सबसे पहला हमारा आता है संज्ञा। अब संज्ञा क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, अवस्था आदि के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई अगर नाम है, कोई शब्द है जिससे किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का और किसी के गुण या किसी भाव या किसी के अवस्था के बारे में पता चलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में मान लीजिए शिवाजी व्यक्ति का नाम है, घोड़ा यह भी एक नाम ही है, दिल्ली ये भी जगह का नाम है, प्रशंसा, तारीफ़ करना, मतलब ये क्या है? किसी का भाव है, गुण है। तो इस तरह यहाँ पे हमने क्या किया, संज्ञा की परिभाषा देख लिया। संज्ञा किसे कहते हैं? आपको याद रखना है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के या अवस्था हो, इसके हमें जो भी नॉलेज मिलता है शब्द से, उस शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के टोटल 5 प्रकार होते हैं। अब एग्ज़ाम में आपको कैसा आएगा, एग्ज़ाम में कोई एक वर्ड दे दिया रहेगा, बोलेगा इसे इसका भेद पहचानिए। या तो वह संज्ञा पहचानना होगा, या तो संज्ञा के प्रकार में भी आप जा सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम यहाँ पे जितने भी संज्ञा के प्रकार हैं, वो देखने वाले हैं। पहला हमें देखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी का अगर नाम लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे किसी एक विशेष प्राणी या विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति का नाम आ जाए, तो समझ जाइए वहाँ पे क्या रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल है भारती, ये किसी का नाम है भारतीय। महाभारत, यह किसी बुक का नाम। ताजमहल, यह भी किसी प्लेस का, हाँ, यह भी किसी स्थान का नाम है, वस्तु का नाम बोलेंगे उसे। तो यहाँ पे क्या है, किसी विशेष वस्तु, हाँ, किसी विशेष वस्तु का नाम आ रहा था, इसलिए उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे राम, श्याम, रीता, गीता, सीता, ये सब नाम आ रहा है, तो हम समझ जाइए व्यक्तिवाचक। मुंबई बोल दिए तो मुंबई भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, उसकी परिभाषा देखिए। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानवर, जानवर तो कोई भी जानवर हो सकता है। उसके बाद है लड़की, लड़की तो कोई भी लड़की हो सकता है, रीमा, सीमा, मीना, कोई भी। पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो सकती है। बाग, कोई भी बाग बगीचा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, जानवर मीन्स मतलब जानवर की पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जानवर समुदाय है उसकी बोध हो जाता है, इसलिए हमें जातिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में क्या होता है, किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आनंद, साहस, बचपन, सजावट,
सुख, दुख, यह सब क्या किसी का भाव रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट अगला हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक मतलब क्या बोलेगा, किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंट हो, कोई भी मटेरियल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, चावल, दूध, लोहा, लकड़ी, बेंच, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी वस्तु रहेगी, धातु रहेगी, उसको हम समझ जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा है। और आखिरी हमारा है पांचवा, समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से हमें समूह का ज्ञान होता है, ग्रुप का ज्ञान होता है, जिससे पता चले कोई ग्रुप है या कोई टीम है या कोई क्राउड है, तो हमें समझ जाइए वहाँ पे क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। संज्ञा के प्रकार आपको पता चल गया, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को पहचान कर उचित खानों में लिखिए। मतलब यहाँ पे हमें पांच पार्ट में डिवाइड करना है। पहला हमें जातिवाचक में है, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा हमारा है समूहवाचक। तो यहाँ से आप देख देख के बता सकते हैं। चलिए पुस्तक, पुस्तक कौन सा रहेगा बताइए आप लोग। पुस्तक क्या हो सकता है, पूरी जाति पता चल रही है ना पुस्तक की, या किसी एक स्पेसिफिक पुस्तक के बारे में नहीं बताया जा रहा है। पुस्तक बोल दिया जाए तो उसमें कोई भी पुस्तक हो सकती है, जात पता चल जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो गई। विपिन, विपिन किसी का नाम होता है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट गुच्छा, गुच्छा जैसे होता है ना अंगूर का गुच्छा, यह समूह पता चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बुढ़ापा किसी का भाव है, हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, भाववाचक। जैसे बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, जवानी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। प्रगति, प्रगति भी क्या हो सकता है, किसी का नाम रहता है प्रगति, किसी लड़की का, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर किसी विशेष वस्तु का नाम पता चल जाएगा तो समझ जाइए वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। कक्षा, कक्षा भी क्या होता है, समूह होता है। कक्षा मीन्स किसी एक की कक्षा नहीं होती, कई बच्चे रहते हैं, कई बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, तो वहां पे कक्षा होगी। गेहूं, गेहूं एक द्रव्य है तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सड़क, सड़क भी कोई भी सड़क हो सकती है, पतली सड़क, मोटी सड़क, लंबी सड़क, सड़क का नाम भी होता है आजकल, तो सड़क का नाम स्पेसिफिक नहीं दिया तो यह हमारा जातिवाचक संज्ञा। हंसी, हंसी भी क्या है, किसी का गुण है, किसी का भाव है, इसलिए यह भाववाचक। तो यहाँ पे डिवाइड किया गया, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने संज्ञा के प्रकार देख लिया और संज्ञा देख लिया। अब हम देखने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या था उसकी परिभाषा देखिए। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में कि राम स्कूल जाता है, यहाँ पे राम क्या चीज है, संज्ञा है। लेकिन अभी मैंने बोल दिया वह स्कूल जाता है, वह किसके लिए आया, राम के लिए आया, तो यहाँ पे संज्ञा की जगह वह यूज किया गया, इसलिए वह हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। मतलब जो शब्द संज्ञा के बदले यूज किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे सर्वनाम के प्रकार दिया गया है। सर्वनाम के टोटल 6 प्रकार होते हैं। एग्जाम में अगर आपको आएगा कि शब्द के भेद लिखिए, तो अगर आपको वहाँ पे संज्ञा के प्रकार नहीं आ रहा है तो जस्ट आप केवल संज्ञा लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि गलत आप लिखें। अगर जातिवाचक है आप भाववाचक लिख दिए तो गलत हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको नहीं आ रहा है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, तो आप केवल एग्जाम में संज्ञा भी लिख सकते हैं। अब सर्वनाम की बारी आती है। सर्वनाम के पहला हम प्रकार देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसके बोलने वाला, बोलने वाला अपने बारे में क्या बोल सकता है, देखिए बोलने वाला अपने बारे में क्या क्या बोलेगा, मैं, मुझे, हम, हमें, इतना ही बोल सकता है, तो यह क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा सुनने वाले के बारे में क्या बोलेगा, तुम, तुम, तुमको, तुमसे, आप, आपको, तुम्हारा, ये सारे क्या हो जाएंगे, सुनने वाले के लिए होता है। तो ये हो गया हमारा पर्सनल, या तो क्या बोलते हैं इसको, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद जिसके विषय में बात किया जाए, समझे, बोलते मैं बोल रहा हूँ कि राम बहुत अच्छा लड़का, मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर हूँ, बोलने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी किसके बारे में बात कर रहा हूँ, राम के बारे में बात कर रहा हूँ, राम बहुत अच्छा लड़का। तो इसे बोल दिया कि वह बहुत अच्छा लड़का, तो वह किसके लिए, राम के लिए है ना। तो यह भी वह, वे, ये, उसे, उसके, उनको, उनके लिए, ये सब भी क्या हो जाते हैं, यह सब भी हमें पुरुषवाचक सर्वनाम में ही इंक्लूड किए जाते हैं।
दूसरा हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मतलब एक फिक्स रहेगा, उसके लिए दो ही शब्द यूज रहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि निश्चयवाचक जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे यह दिव्या का घर है, मतलब फिक्स है, निश्चय पता है फिक्स है। यह दिव्या का, तुम्हारा कोट वह है, तुम्हारा वह कोट है, वह है। यहाँ पर यह तथा वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो फिक्स बता रहा है ना कि यह आपका कोट है या यह दिव्या का घर है, इस तरह। तो यहाँ पे दो शब्द यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला आता है तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिसमें पता न चला कि क्या है, रियल में किसका है, क्या चीज है वो पता न चले, तो उसको हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक। इसका देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी विशिष्ट, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब किसी फिक्स है व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध न पता चलता उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है, कोई, कोई पता है कि आपको कौन है, नहीं है, तो कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। माँ कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो, ये फिक्स है क्या, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे दो शब्द है, कोई और कुछ, क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला हमारा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने आप का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने आप का मतलब खुद का, जैसे बोलते हैं मैं अपना काम खुद कर लूंगा, खुद क्या हो जाएगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे देखते हैं निजवाचक, सॉरी, मैं अपने आप पुस्तक लिख लूंगा, अपने आप, अपने आप, खुद बोला उसने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक, खुद के लिए बोला है ना। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, स्वयं, स्वयं मतलब खुद करना चाहिए, इसकी वजह से यहाँ पे क्या बोल रहा है, यह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला हमारा है पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए ध्यान से, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल मान लिया, वहाँ कौन है, कौन मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई प्राणी हो सकता है, तो कौन किसके लिए आ रहा है, किसी प्राणी के लिए आ रहा है, किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो कौन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा है प्रवीण क्या कर रहे हो, प्रवीण क्या कर रहे हो, क्या करने के लिए यहाँ पे क्या, किसके लिए आ रहा है, प्रवीण के लिए आ रहा है, क्या करने मतलब कोई काम का बोध हो रहा है, इसके लिए भी क्या रहेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ध्यान में आपको, यहाँ पे टोटल मैंने 5 एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगला देखते हैं छठवां हम लोग सर्वनाम के प्रकार। छठवां सर्वनाम हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या रहेगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम या किसी अन्य संज्ञा व सर्वनाम के साथ संबंध स्पष्ट कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो, देखिए जो का सर्वनाम, हाँ, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पहले एग्जाम्पल में जो जीतेगा उसे, मतलब जो का किसके साथ में, उसे के साथ में यहाँ बताया जा रहा है। फिर ऐसा, जो जैसा करेगा वो वह वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, तो जो और वह यहाँ पे बताया जा रहा है, जो जैसा करेगा मतलब किसी संज्ञा के लिए आ रहा है ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो यहाँ पे जो वह, ये भी क्या हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे मैंने दो चीज आपको बता दी, एक संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार। अब यहाँ पे कुछ आपको स्वाध्याय दिया है जिसमें आपको चुन करके लिखना है, वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम को छांटकर उनके नाम लिखिए। तुषार आया, उसने खाना खाया, उसने किसके लिए आया है, तुषार के लिए। और मैंने बोला था उसने, वह, तुम, तेरा, तुमको, ये सब रहे तो क्या आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे आंसर भी दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम अगला चलते हैं शब्द भेद में, जिसका नाम है विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं उसकी देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है या गुण बताता है या दोष बताता है या संख्या या आकार बताता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, कि किसी चीज की विशेषता बताना। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है। मतलब जिस सर्वनाम या जिस संज्ञा का हमें विशेषण बताया जाता है, विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष से कहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे दिया है, संजय नागपुरी संतरे लाया, कैसे संतरे लाया,
नागपुरी संतरे। ओके, तो यह संतरों की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। संतरे कैसे हैं, नागपुरी है, तो नागपुरी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशेषण हो जाएगा। रुचि ने पीली साड़ी पहनी है, कैसी साड़ी पहनी है, पीली साड़ी पहनी है। धवल ने एक आम खाया, कितना आम खाया, एक आम खाया। तो इस तरह आप पहचान सकते हैं क्या कर रहा है, यह विशेषता बता रहा है। यहाँ पे संतरों की विशेषता, यहाँ पे साड़ी की, यहाँ पे आम की, तो इसे हम बोलेंगे विशेषण कहेंगे। अब विशेषण के प्रकार, विशेषण के यहाँ पे 4 प्रकार है। अगर एग्जाम में मैंने यहाँ बता दिया, अगर आपको विशेषण के प्रकार नहीं लिखने आएगा तो भी चलेगा, आप इसको क्या कर सकते हैं, केवल विशेषण लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स दिया जाएगा, अगर आपको उनके प्रकार ना समझ में आए तो। पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण तो क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उसे हमें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया एग्जाम्पल में अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ऊंचा, ये सब क्या है, किसी गुण बता रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए। दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक क्या करता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, जिससे संख्या पता चलता है, तो समझ जाइए वहाँ पे संख्या, नाम से ही आपको पहचानने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। संख्यावाचक मतलब संख्या बताएगा। जैसे यहाँ पे 2 लड़के, कितने लड़के, 2 लड़के, 5 सेब, कितना सेब, 5 सेब। और भी एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित में तो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे मैं बोल दिया मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं यहाँ एग्जाम्पल पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ता हूँ, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आए। निश्चित संख्या मतलब निश्चित, जो फिक्स है। जैसे मेरे पास 2 आम है, कितने आम है, 2 आम है। अभी ये तो निश्चित हो गया, लेकिन यहाँ पे अनिश्चित कैसा रहेगा, कि हम, मेरे पास कुछ आम है, कुछ मतलब कितने हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अनिश्चित वाचक विशेषण रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कि वहाँ सभी बच्चे आकर खेलने लगे। सभी बच्चे मतलब कितने थे नहीं पता, लेकिन सभी थे, इसके यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित मीन्स फिक्स, अनिश्चित मतलब फिक्स नहीं। उसके बाद तीसरा हम आते हैं, 2 हमने देख लिया, एक गुणवाचक देखा, एक संख्यावाचक। अब हम आते हैं तीसरा, परिमाणवाचक। परिमाण मीन्स क्या है, क्वांटिटी जैसे होती है वहाँ पे, अगर किसी चीज की क्वांटिटी बताते हैं तो समझ जाइए वहाँ पे क्या रहेगा, परिमाणवाचक। जैसे यहाँ पे 2 लीटर तेल, कितना लीटर, 2 लीटर। उसके बाद 4 किलो गेहूँ, कितना किलो, 4 किलो गेहूँ। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, परिमाण, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है, वजन उसका बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हो जाएगा 2 लीटर, 2, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। परिमाण के भी 2 प्रकार हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित मतलब आपको समझ में आ गया, फिक्स रहेगा, मतलब जहाँ पे संख्या फिक्स दिखा देगी तो वहाँ पे समझ जाइए आप निश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाओ, कितना मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर फिक्स है। डिब्बे में 5 किलो चीनी भर दो, कितना किलो, 5 किलो, ये भी निश्चित है, फिक्स है, तो यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। बट अनिश्चित का देखिए कैसा एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पे फिक्स न हो। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, पहला हमारा दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल, चाय में चाय में कम चीनी लेनी चाहिए। कम, कम कितना मतलब 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, कुछ बोल रहा है क्या, कुछ नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पे कम क्या है, अनिश्चित है। भोजन में थोड़ा तेल आवश्यक है, थोड़ा, थोड़ा मतलब कितना, कोई भी फिक्स नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चौथा हम आते हैं सार्वनामिक विशेषण, मतलब जो सर्वनाम की जगह पे, जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे यही घर मेरा है, मतलब घर, घर का नाम होगा तो नहीं दिया गया, यही घर मेरा है, मतलब यही क्या चीज हो गया हमारा, सार्वनामिक विशेषण। मेरा कोट लाओ, तो कोट की विशेषता बता रहा है, किसका, मेरा कोट, लेकिन ये क्या है, यह हाँ, यह सर्वनाम के रूप में किया गया है, मेरा, मतलब कोट का तो नाम नहीं यहाँ पे है, इसलिए मेरा कोट, मेरा क्या दिखा रहा है, यह सार्वनाम की विशेषता बता रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण होगा। अब यहाँ पे दिया है विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्द कैसे बनते हैं, यह देखिए दिया है। जैसे यहाँ पे साल दिया है, तो साल से हम क्या बना लेते हैं, सालाना। दर्द से दर्दनाक, ऐसे आ लगा के, जैसे प्यास है,
प्यास में क्या लगा देंगे आ, तो क्या हो जाएगा प्यासा। भूख में क्या लगा देंगे आ लगा देंगे, क्या हो जाएगा भूखा। यह आप याद रखिएगा कैसे आ लगा के ई लगा के इक लगा के इत लगा के ये सारे के सारे शब्द विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे ई लगा दे, ज्ञान में ई लग गया क्या हो गया ज्ञानी, उपयोग में ई लग गया तो उपयोगी, परिश्रम में ई लग गया तो परिश्रमी, पाप में ई लग गया तो पापी। यहाँ मतलब ई वर्ड जो लगा लगा के शब्द बना है, जो शब्द लास्ट में ई लगाए गए इन शब्दों में, तो ये क्या बन गए हैं विशेषण बन गए हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ढेर सारे वर्ड दिए गए हैं, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। आलू लगा के, जैसे दया है, दया में आलू लगा तो क्या होगा दयालु, कृपा में आलू लगा तो क्या होगा कृपालु। इस तरह यहाँ पे सारे वर्ड लगे हुए हैं, उस कुछ वर्ड बनाए गए हैं। अब स्वाध्याय के लिए कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिसको वर्गीकरण करना है। 8, उदास, हमारा, मीटर, थोड़ा, अनेक, ये सबको वर्गीकरण आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया हुआ है, कैसे कैसे कहाँ वर्गीकरण किया गया है, और यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में उपयोग करो। कभी कभी आपको ना एग्जाम में आता है कि ऐसे शब्द दिया रहेगा और बोलेगा उसको अपने वाक्यों में उपयोग करो। जैसे प्यासा दे दिया तो प्यासा को अपने वाक्य में यूज कर लेना है। जैसे अनेक दिया, अनेक को अपने वाक्य में यूज कर लेना है। तो यहाँ पे हमने शब्द भेद के 4 चीज देख लिया। पहले हमने क्या देखा, 3 चीज देखा। पहला हमने संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा हमने विशेषण। ये 3 चीज हमने देख लिया है। अब क्रिया जो है वर्ब है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, डीपली देखना है क्रिया के बारे में। अब देखेंगे हम उसमें 4 और बच गए जिसको हम अव्यय बोलते हैं। तो अव्यय में हम टोटल 4 देखने वाले हैं एक एक करके, और एग्जाम में यह अव्यय भी आता ही है। चलिए अव्यय के हम भेद से देखते हैं। अव्यय कितने भेद होते हैं? अव्यय के टोटल 4 भेद होते हैं। पहला हमारा है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्या करता है, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। विशेषता, हाँ, यह विशेषता स्थान, काल, रीति, परिमाण आदि से संबंधित होती है। जो विशेषता होती है वो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे एग्जाम्पल सामने दिया, जैसे वहाँ कोई नहीं था, वहाँ कोई नहीं था। ये किसी स्थान के बारे में बताया जा रहा है। बहन कल आएगी, यह समय के बारे में बताया जा रहा है, काल के बारे में बताया जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाए कल, कल हमारा क्या है क्रिया विशेषण अव्यय। गाड़ी धीरे धीरे चलती है, कैसे चलती है धीरे धीरे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय। कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा हमारा होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक मतलब क्या होता है, जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, या तो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय मतलब क्या है, 2 सेंटेंस को, 2 शब्द को या 2 शब्द समूह को जोड़ना। जैसे सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। देखिए 2 सेंटेंस है, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला, तो ये भी क्या है 2 वाक्य को जोड़ा है लेकिन करके है। लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे थे, लड़कों ने देखा ये अलग सेंटेंस है, अध्यापक आ रहे थे अलग सेंटेंस है, दोनों को क्या है की से जोड़ा गया है। राम और कृष्ण, यहाँ पे 2 शब्द हैं, राम और कृष्ण, उनको किससे जोड़ा गया है और से, तो ये और क्या हो जाएगा हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। देखिए जो तीसरा प्रकार हमारा है संबंध सूचक अव्यय। हमने पहला देख लिया क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक और तीसरा संबंध सूचक। संबंध सूचक क्या होता है, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, भालू बच्चों के साथ रहने लगा। के साथ मतलब बच्चों के साथ बोला, भालू का रिलेशन किसके साथ में, बच्चों के साथ बता रहा है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, मैं शेर की ओर बढ़ा, की ओर, किसकी ओर, शेर की ओर बढ़ा। इस तरह यहाँ पे क्या कर रहा है, संज्ञा का सर्वनाम के साथ या सर्वनाम का सर्वनाम के साथ में, या तो संज्ञा के साथ में जब रिलेशन बताता है कोई शब्द, तो उसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन शब्दों का संबंध वाक्य किसी पद से नहीं होता है, परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जिसमें जो शब्द से हमें आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार,
घृणा, ये सब का भाव हमें पता चलता है या ये सब हमें महसूस होता है, तो उसे हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है वाह, वाह कितना सुंदर है ताजमहल, तो यहाँ पे वाह क्या हो गया हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय। इसमें अरे हो गया, हाय हो गया, छी हो गया, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दो, जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है वह लगा रहता है, तो उससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो अव्यय के प्रकार एग्जाम में आएगा, वहाँ पे पूछ सकता है कि दिए गए वाक्यों में से अव्यय पहचानिए, और साथ साथ में कभी कभी आता है कि इन अव्यय का अपने वाक्यों में उपयोग करिए। तो यहाँ पे देखिए कृति दी गई है, यहाँ पे जो लगातार है जैसे कि शब्दों को यूज, हाँ जो शब्द है यहाँ पे यूज किया गया है फर्स्ट साइड लेफ्ट साइड में, और यहाँ राइट साइड में क्या बोला है कि जो शब्द दिए गए हैं रेखांकित शब्द हैं, अधोरेखित शब्द है, रेखांकित अंडरलाइन शब्द है, उसका हमें क्या अव्यय का भेद बताना है। अव्यय कौन सा है? और मतलब की ओर, ये क्या हो जाएगा संबंध सूचक अव्यय। उसी तरह और क्या बता रहा है? दो शब्दों को जोड़ रहा है, जैसे आज जनता और शासन और है, ये क्या हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं काल। काल परिचय या काल के परिवर्तन भी आता है। काल के यहाँ पे 3 मुख्य प्रकार होते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले वर्तमान काल देखेंगे, उसके बाद भूतकाल, उसके बाद भविष्य काल। तो पहले हम वर्तमान का देख लेते हैं। वर्तमान के टोटल यहाँ पे 3 प्रकार हो जाएंगे। पहले मेन वर्तमान है, वर्तमान के 3 प्रकार होंगे, और यहाँ पे इस तरह दिया गया है कि तीनों के तीन मतलब सामान्य, हाँ सामान्य वर्तमान दिया है, सामान्य वर्तमान है, सामान्य भूत है, और सामान्य भविष्य है। मतलब तीनों का, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य, मेन 3 काल होते हैं, लेकिन उनके भी क्या होते हैं 3 प्रकार होते हैं। तो जैसे सामान्य वर्तमान काल होगा, वैसे ही सामान्य भूतकाल होगा, वैसे ही सामान्य भविष्य काल होगा। अब यहाँ पे पहचानने के लिए आपको जो टेबल में दिखाऊं, वो टेबल के हेल्प से बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कौन सा सामान्य वर्तमान रहेगा और कौन सा सामान्य भूत रहेगा, कौन सा सामान्य भविष्य रहेगा। ये टेबल ध्यान से देखिए, टेबल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया गया है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल कहाँ रहेगा? जहाँ पे लास्ट में आपको क्या रहेगा, ताहूं, ता है, ते है, ते हो, ते हैं, ते हैं, ते हैं, या तो ती हूँ, ती है, ती है, या तो यहाँ पे दिया है ते हैं, ती हो, ती हैं, ती हैं। ये दिख रहा है लास्ट के जो शब्द दिए हैं ना, इससे आपको पहचान जाएगा ये कौन सा रहेगा सामान्य वर्तमान। इतना ही आपको, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ, तो ये कौन सा रहेगा सामान्य वर्तमान काल। इसी तरह भूतकाल का भी रहेगा, लास्ट में रहेगा या रहेगा, या तो ई रहेगी, बस 2 ही। जैसे मैं स्कूल गया, गया मतलब गया, तो ये क्या है सामान्य भूतकाल। वह स्कूल गई, तो क्या रहेगा वहाँ पे सामान्य भूतकाल। और भविष्य काल में गा गे गी रहेगा, जैसे गा है, फिर गे है, फिर यहाँ पे गी है। जैसे मैं फल खाऊंगा, खाऊंगा, गा गे गी आ जाएगा, तो समझ जाइए वहाँ पे सामान्य भविष्य काल है। जैसे तू फल खाएगा, यहाँ पे भी गा आ रहा है, वह फल खाएगा। लास्ट का हमें जो लेटर देखना हुआ क्या रहा है, गा गा गे गी, यहाँ लिख जाओ गा गी गे, ये समझ जाइए क्या रहेगा भविष्य काल। मैं स्कूल जाऊंगा, वह स्कूल जाएगी, वे स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पे समझिए भविष्य काल, लेकिन कौन सा भविष्य रहेगा सामान्य। इसी तरह भविष्य का केवल एक ही प्रकार होता है सामान्य भविष्य, लेकिन जो वर्तमान काल है और भूतकाल है उसके 3 प्रकार है। तो अगला हम देखते हैं अपूर्ण वर्तमान और अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण म्हणजे क्या होता है, जो पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी है, मतलब अभी काम कंटिन्यूअस जारी है, चालू है। तो हम देखेंगे पहला अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान मतलब काम अभी चालू है, तो इसमें आपको लास्ट वर्ड देखने हैं रहा हूँ, रहा है, रहे हैं, रहे हो, या रही हो, बस इतना ही ध्यान देना है। ये जो लास्ट के लेटर्स होते हैं उसको आप वर्ड को आप ध्यान देंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि कौन सा काल है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, जा रहा हूँ अभी काम चालू है, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान में है तो वर्तमान में रहेगा। ऐसे ही भूत में भी रहेगा, लेकिन भूत में है की जगह था रहेगा। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, या रहे थे, रहा था, रहे थे, रही थी,
हो गया, ये 3 शब्द रहेगा। था रहेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे भूतकाल, लेकिन भूतकाल में भी काम क्या रहेगा, चालू रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम अपूर्ण भूतकाल। अब अगला हम देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल या तो पूर्ण भूतकाल। यहाँ पे मैंने बताया भविष्य के केवल एक ही प्रकार है जो सामान्य भविष्य काल कहलाता है, लेकिन वर्तमान और भूतकाल के 3-3 प्रकार है। पहला सामान्य वर्तमान काल था, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। इसी तरह भूतकाल का भी 3 प्रकार होगा, वो सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और यह पूर्ण। पूर्ण भूतकाल मतलब यह काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप क्या है, चुका है देखेंगे, हाँ चुका है देख सकते हैं, या चुकी है, या चुके हैं, यह वर्तमान काल में है। और ऐसे ही भूत में क्या है, चुका था, जैसे वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुकी थी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये सब था थे ही लगे रहेंगे, तो भूतकाल। चुके थे, वह स्कूल जा चुके थे, तो ये सब पूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल। बस खाली लास्ट का आपको जो वर्ड है वह ध्यान देना है, तो आप आसानी समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखिए दिया है, टेबल के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जाम में कैसा आएगा, कोई एक टेंस दिया रहेगा, एक काल दिया रहेगा, दूसरे काल में हमें चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, आप इसको देख लीजिएगा और इसका उत्तर भी सामने दिया है। जैसे पहला हमारा है, उनके आशीर्वाद आज भी हमें मिलते हैं, जिसको हमें अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान का काम चालू है। अपूर्ण वर्तमान में तो क्या रहेगा, रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उनके आशीर्वाद आज भी हमें मिल रहे हैं, क्या रहेगा, मिल रहे हैं। देखिए ये आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, उनके आशीर्वाद आज भी हमें मिल रहे हैं। ओके, इस तरह यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल, टोटल 8 एग्जाम्पल दिया है, और 8 को किसमें कन्वर्ट करना है वहाँ पे दिया है, कन्वर्ट करके दिया, आप देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। देखिए अगला ग्रामर हमारा है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ना। जब दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलती है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे यहाँ लिखा है हिम धन आलय, हिमालय हो जाएगा, शब्द धन अर्थ, शब्दार्थ। ऐसी संधि के यहाँ पे 3 प्रकार होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ पे स्वर संधि के भी टोटल कई प्रकार दिए, टोटल 5 प्रकार दिए हैं। अब अगर एग्जाम में आपको इस स्वर संधि के प्रकार नहीं आते हैं, तो भी आप वहाँ पे स्वर संधि लिखेंगे तो मार्क्स आपको मिल जाएगा, अगर आपको स्वर संधि के प्रकार नहीं आता है। अब इस संधि के पूरे प्रकार की डीपली के लिए मैं एक संधि की, संधि कैसे पहचानते हैं उसकी अलग वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे केवल मैं आपको ऊपर से समझा देता हूँ किस तरह आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पहचानना है। स्वर संधि पहचानने के लिए आपको कम से कम 10-15 शब्द ऐसे याद कर लेंगे जो स्वर संधि, जो स्वर संधि से रिलेटेड है, तो स्वर संधि होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला इन्होंने विग्रह करके बताया है, जैसे धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ गुण और भी अयादि है, और यण है, वृद्धि है। तो ये सारे संधि के प्रकार मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट यहाँ पे बस आपको खाली संधि एग्जाम में केवल लिखना है, स्वर संधि लिखना है, ना कि उसके प्रकार के बारे में जाना। अगर प्रकार आपको नहीं आ रहा है अच्छे से तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कैसे पहचानते हैं, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, इसकी वीडियो मैं दूसरी बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें ये सारे एग्जाम्पल आपको, जैसे देवेंद्र, देव धन इंद्र, नरेश, नर धन ईश, महोत्सव, महाधन उत्सव, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, जो शब्द दिए गए, इनको विग्रह करने के बाद हमें स्वर संधि लिखना है। उसके बाद आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि बहुत इजी है। व्यंजन संधि जैसे यहाँ पे शब्द विग्रह करते हैं, जैसे दिगंबर है, दिगंबर को जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दिग धन अंबर, और यहाँ पे क पे क्या लग जाए, हलंत लग रहा है, क मतलब आधा शब्द है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या रहेगा, व्यंजन। जहाँ पे आधा शब्द, आज आधा वर्ड, आधा वर्ड क्या होते हैं, आधा लेटर आ जाएगा, तो वहाँ पे समझ जाइए वहाँ पे क्या रहेगा, व्यंजन संधि। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया है सदाचार, सत धन आचार, यहाँ पे जो त है, जो त अक्षर है, यह आधा है, इसकी वजह से ये भी क्या रहेगा हमारा, व्यंजन संधि, त पे हलंत लगा है। जैसे वागीश, वाक धन ईश, यहाँ पे भी क्या है, आधा शब्द है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। यहाँ पे नीचे और एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसके भी 6-7 एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं। जैसे संचय का सम धन चय, जैसे संसार का सम धन समधन सार, ऐसे वाकजाल का वाक धन
चाल। यहाँ पे जहाँ पे देखिए वर्ड दिख रहे हैं आपको, सब में क्या लगा है, हलंत लगा है, मतलब सब क्या है, आधा आधा अक्षर है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग संधि में क्या लगा रहेगा, विसर्ग लगाओ। विसर्ग कब लगता है, जैसे वहाँ पे आधा स आता है, जैसे ये वाला स आता है, या तो ये वाला स आता है, या तो ये वाला स आता है, तीनों स में कोई भी स रहेगा, या तो ऊपर वाला जो र रहता है वह र रहेगा, तो समझ जाइएगा, या तो ओ की मात्रा रहेगी। ओके, ये 3-4 चीजें हैं, आधा बड़ा, आधा ये वाला स, आधा ये वाला स, आधा ये स, या तो ऊपर का र, या तो ओ की मात्रा रहेगी। ये सब किस में बदल जाएगी, विसर्ग। विसर्ग मतलब दो बिंदी जैसे लगाते हैं, ए विसर्ग में बदल जाएगी, तो वहाँ पे विसर्ग संधि। जैसे यहाँ पे दिया तपोबल, तपोबल मतलब तपह धन बल। ऐसे ही निराशा, निह धन आशा, दुर्बल, दुह धन बल, मनोहर, मनः धन हर। ऐसे और भी ढेर सारे वर्ड यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको, देख सकते हैं कैसे। यहाँ पे विद्याधन आलय, विद्यालय, जैसे विद्या, हाँ विद्याधन आनंद, विद्यानंद। ऐसे रवि धन इंद्र, रविंद्र न। और ऐसे और भी वर्ड है, जैसे कि नरेंद्र, नर धन इंद्र। ये सब वर्ड आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, तो आप आसानी से उनका विग्रह कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखिए दिया हुआ है, और बताया भी है किस तरह उसके पहचानते हैं। जैसे विद्यानंद दिया है, विद्याधन आनंद, स्वर संधि हो जाएगा। तपोबल, तपह धन बल, विसर्ग संधि। दिग्विजय, दिक धन विजय, व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पे क क्या है, क पे हलंत लगा है। दुर्जन, दुह धन जन, यहाँ पे दुह धन जन, यहाँ पे देखिए व्यंजन संधि लिखा है, यह हमारा कौन सा रहेगा, विसर्ग संधि रहेगा। यहाँ पे व्यंजन नहीं बल्कि विसर्ग संधि होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार देखिए दो तरह से देखा जाता है। एक तो हमें वाक्य के प्रकार देखना है अर्थ के अनुसार, अर्थ की दृष्टि से, और दूसरा रचना की दृष्टि से। पहले हम अर्थ की दृष्टि से देख लेते हैं वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, और उसके बाद देखेंगे हम रचना की दृष्टि से। पहला हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से, हमारा टोटल 6 भेद होते हैं, कहीं कहीं 8 भी होते हैं, यहाँ पे हम 6 पढ़ने वाले हैं। पहला आता है, पहला हमारा है विधानार्थक वाक्य, या तो उसको विधानार्थी वाक्य भी कह सकते हैं, विधानवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो, उसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल दिया, जैसे भरत जबलपुर चला गया, देवांश बहुत बुद्धिमान है, सूरज आग बरसने लगा। यहाँ पे क्या है, एक ही क्रिया है, और उस क्रिया के होने का यहाँ बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, विधानार्थक वाक्य, या तो विधानवाचक वाक्य, विधान बोधक वाक्य हो सकता है, रहेगा। दूसरा हमारा आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध या न करने का बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, तनिषा धूप में मत जाओ, यहाँ मना किया जा रहा है, न करने का किया जा रहा है, इसलिए यहाँ निषेधवाचक वाक्य होगा। फ्रिज में तिल रखने की भी जगह नहीं है, यहाँ पे नहीं आ गया। जहाँ पे नॉट आ गया, मतलब निगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसे हम यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। और नेक्स्ट अगला है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक मतलब जिस वाक्य से किसी प्रश्न का किया गया हो, जिस वाक्य से कि किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो, उसे हम प्रश्नार्थी वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, या तो प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, नीरज घर कब आएगा, क्वेश्चन किया जा रहा है। पूनम तुम अब तक कहाँ थी, ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पे मोस्टली पहचानने का तरीका है कि लास्ट में आपको WH टाइप जो वर्ड होता है, जो प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह वो लगा रहता है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट चौथा हमारा आता है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक मतलब इसमें क्या दिया जाएगा, आज्ञा दिया जाएगा। जिस वाक्य में, देखिए यहाँ पे दिया उसकी परिभाषा भी, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है, उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, या तो आज्ञा सूचक या तो आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। शैलेश जल्दी घर पहुंचो, ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। धवल वर्षा में नहाना बंद करो, ये भी ऑर्डर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आज्ञार्थक वाक्य। नेक्स्ट अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक जैसे हमने पढ़ा था, विस्मयादि
बोधक चिन्ह होता है या विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, सेम इसी तरह यहाँ पे वाक्य होता है। इस वाक्य से हमें हर्ष, शोक, विस्मयक या घृणा यह बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे दिया है, वाह क्या सुंदर दृश्य है, अरे तुम आज भी आ गए, छी कितनी गंदगी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, किसी का हर्ष, किसी का शोक, किसी का विस्मय और किसी घृणा, इस तरह का वाक्य समझ में आया तो वहाँ पे होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। और विस्मयादि बोधक अव्यय जो रहता है, सॉरी विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य में विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है लगा रहता है, ऐसा एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है। संदेह सूचक, संदेह सूचक वाक्य कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनसे संदेह या संभावना का बोध होता है। जैसे संदेह सूचक वाक्य कह सकते हैं, जैसे महेश अब तक जा चुका होगा, यह फिक्स नहीं है, मतलब संदेह हो रहा है, जा चुका होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, संदेह सूचक वाक्य। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कहीं डाकू गांव में पहुंच न जाए, यह फिक्स नहीं है, मतलब पहुंच भी सकते हैं भी, नहीं भी, संदेह है। तो यहाँ पे टोटल 6 हम लोग देख लिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। अब रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार देखने वाले हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा सरल वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एकदम सिंपल रहेगा, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है, स्वाति का पत्र आया था, आना एक ही क्रिया यहाँ पे यूज की, दूसरा वो क्रिया नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे सरल वाक्य या तो साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या रहेगा, वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चयों और, परंतु, तथा या आदि से जुड़े रहते हैं। मतलब 2 शब्द, 2 सेंटेंस रहेंगे और दोनों सेंटेंस ये जो शब्द दिया गया है इनसे जुड़ा रहेगा, तो समझ जाइए वहाँ पे क्या है, समुच्चय या तो संयुक्त वाक्य है। जैसे यहाँ पे दिया है, सुकेशी से मैंने फल मंगवाए थे परंतु वह लाई नहीं। यहाँ पे देखिए कॉमा जो दिया गया है, इससे 2 सेंटेंस को जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। सनी कल भोपाल जाएगा और 4 दिन बाद लौट आएगा। जाएगा, आएगा, ये 2 अलग अलग सब सेंटेंस है। जाना, सनी कल भोपाल जाएगा, और से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय है, इसलिए यह 2 अलग अलग सेंटेंस जुड़े हुए, इसे यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट अगला है मिश्र वाक्य, या तो इसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा हमारा आश्रित वाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य जिसे कहते हैं। जैसे एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। जैसे यहाँ पे दिया है, पारुल ने कहा था कि वह पचमंडी जाएगी, तो यहाँ पे हमारा देखिए कहा था, पारुल ने कहा था, अगर वो कहती नहीं तो आगे की बात होती क्या, नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या है, यह जो पारुल ने कहा था इसी के ऊपर हमारा दूसरा सेंटेंस डिपेंड है। पहले सेंटेंस के ऊपर दूसरा सेंटेंस डिपेंड है, तो इसलिए मिश्र वाक्य है। यह वही घड़ी है जो ऐश्वर्या लाई थी, यह वही घड़ी है, मतलब यह हमारा मुख्य वाक्य है और इसके ऊपर यह सेकेंड वाक्य डिपेंड है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, मिश्र वाक्य है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आपको पूछा है कि अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार वाक्यों के प्रकार बताइए, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला हमारा दिया है, भारत एक महान देश है, कौन सा वाक्य रहेगा, अर्थ के अनुसार देखना, रचना के अनुसार नहीं। अर्थ के अनुसार क्या रहेगा हमारा, विधानार्थक वाक्य, विधानवाचक या विधानार्थी, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। और दूसरा है, रोहित घर के अंदर जाओ, यह क्या ऑर्डर दे रहा है, आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक वाक्य कह सकते हैं। तो ऐसे ही ऊपर हमें अर्थ के अनुसार बताना है और नीचे रचना के अनुसार वाक्यों के प्रकार बताना है। अब अगला हम ग्रामर देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका आंसर भी दिया गया है। अगला हमारा आता है मुहावरा। आपके एग्जाम में ये मुहावरा दे दिया रहेगा, उसका बोलेगा अपने वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे यहाँ पे शब्द समूह देखिए आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे शब्द समूह दिया है और यहाँ पे मुहावरा, जैसे जान की बाजी लगाना, मतलब प्राणों की परवाह न करना। तो आपको कम से कम 20-25 मुहावरे याद कर लेने हैं। एग्जाम में कोई न कोई 2 मुहावरे आएंगे, उन बोले मुहावरे का बोलेगा अर्थ लिखिए, अर्थ लिख के उनको अपने वाक्यों में उपयोग करना है। जैसे यहाँ पे दिया है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में उपयोग कीजिए। जैसे चंपत होना, चंपत होना का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। पुलिस के आते ही चोर चंपत होगा, लेकिन जो यहाँ पे मुहावरे जो शब्द है यही हमें यूज करना, गायब होना यूज नहीं करना है। मन न लगना, इच्छा
न होना। सोहन का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। एकदम डिट्टो ऐसे मन न लग रहा नहीं थे, उसको हम सेंटेंस के अनुसार बैठा के लिख सकते हैं। इस तरह भी आता है और कभी-कभी इस तरह देखिए यहाँ पे दिया है जैसे खून का घूँट पीकर ये सब दिया रहेगा। अब इसको आपने अपने वाक्यों में कहीं 3-4 वाक्य दिए रहेंगे, उनमें से उनको यूज़ करने के लिए पूछ देता है, बता देता है। जैसे यहाँ पे दिया ढेर सारे एग्ज़ाम्पल है, वो देख सकते हैं आप। उसके बाद आता है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण मतलब कैसा सेंटेंस में ना कुछ वर्ड रहेंगे या तो वह गलत रहेंगे या तो कुछ सेंटेंस ही गलत रहेगा। मतलब जैसे बोल दिया राम स्कूल जाती है, तो वहाँ पे जाती नहीं, राम स्कूल जाता है रहेगा। या तो कोई स्पेलिंग, हाँ, कोई जो वर्ड की स्पेलिंग होती है उसकी मिस्टेक हो सकती है, तो उसको आपको शुद्ध करके लिखना रहेगा। यह 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कभी-कभी सेंटेंस में गलती रहती है और कभी-कभी वर्ड जो रहता है, शब्द रहता है, उसमें गलती रहती है, उसकी मात्रा में गलती रहती है, तो उसको हमें करना रहता है। तो शुद्धिकरण भी एक ग्रामर है, इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है वाक्य का शुद्धिकरण, मैं बता दिया हूँ। ये सब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आप देखना है तो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ही मान लीजिए, जैसे दिया है मैंने मेरा गृह कार्य कर लिया। मैंने मेरा नहीं, मैंने अपना। यहाँ पे जैसे मेरा दिया वहाँ पे क्या होना चाहिए था, अपना। कर लिए, कर लिया है यहाँ पे होना चाहिए था। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं किस तरह गलतियाँ होती हैं और गलतियों को हमें क्या क्या सुधारना रहता है। यहाँ पे भी दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है कि सर आंसर दिया है। जैसे निराला बड़े अच्छे कवि थे, तो यहाँ पे बड़े नहीं होना चाहिए, बहुत होना चाहिए था। अब कवि की यहाँ पे मात्रा गलत है, तो निराला बहुत अच्छे कवि थे। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया है, शब्द कैसे अशुद्धियाँ को शुद्ध करना है वह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं क्रिया। जैसे मैंने बताया था कि शब्द भेद में हमने 3 देखा था, संज्ञा देखा था, सर्वनाम देखा था, विशेषण देखा था। एक रह गई थी क्रिया। तो क्रिया में हम एक सेपरेट देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको क्रिया पूछी जाती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। तो हम केवल बात करने वाले हैं खाली सहायक क्रिया के बारे में, क्योंकि एग्जाम में आपके सहायक क्रिया ही पूछी जाती है, तो हम इसको ही देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे भाई को देखकर वे बोल उठे। यहाँ पे देखिए बोलना, उठना, 2 अलग-अलग क्रिया हैं। ऐसे ही टूटना और पढ़ना, खरीदना और लेना, यहाँ पे ये सब क्या आ गई, क्रिया हो गई। तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, मुख्य क्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ बोलना, यहाँ पे टूटना, यहाँ पे खरीदना, यह सब मुख्य क्रिया है। और उसी क्रियाओं के आगे जो लगा हुआ है, जैसे उठना, पढ़ना, लेना, यह सब हमारी क्या हो गई, सहायक क्रिया। जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या हो गई, बोलना, टूटना, खरीदना। लेकिन सहायक क्रिया जो होती है लास्ट वाली होती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उठेगा, उठना, पढ़ेगा, पढ़ना, लिया का, लेना। तो इसे आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, बोलेगा यहाँ पे सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा है सेठ, हाँ ये वाला देखिए, सेठ जी हिसाब देखने लगे। लगेगा क्या होगा, लगना। उसी तरह सरदार ने दुश्मन को छोड़ दिया। दिया मीन्स देना। छोड़ना हमें क्या होता है, देखना, ये मुख्य क्रिया, लेकिन हमें क्या लिखना है, सहायक क्रिया लिखना है। तो लास्ट वाली जो क्रिया उसको ही देखना पड़ेगा। एग्जाम में आप ध्यान दीजिए, केवल सहायक क्रिया ही लिखना है, दोनों क्रिया को नहीं लिखना है। अब क्रियाओं का हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक रूप क्या होता है, यह भी आपको एग्जाम में पूछेगा। जैसे यह टेबल दिया है, टेबल के ऊपर ही सीधे चले जाइए। जैसे यहाँ पे मूल क्रिया होती है जैसे चलना, तो इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा चलाना, फिर द्वितीय में क्या हो जाएगा, चलवाना। यहाँ पहला एग्जाम्पल था चलना, चलाना, चलवाना। ऐसे ही चमकना, चमकाना, चमकवाना। तो यहाँ पे सारी की सारी क्रिया दी गई। पहला मूल क्रिया दी है, दूसरा हमारा प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय। आपके एग्जाम में प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने के लिए आता है। तो ये टेबल को आप देख के याद कर लीजिएगा, इसमें से क्रियाएं आपको पूछेगा। आगे भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, ये भी है सब। जैसे जागना, जगाना, जगवाना। और कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके लिए दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या है, क्रिया बोला है ढूंढ के लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्रिया का प्रकार बोला है, तो क्रिया के प्रकार हमें देखने की जरूरत
नहीं है, बस केवल सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया होती है वो देखना है और उसका कौन सा रूप है वह बताना है। तो यहाँ पे क्रिया भी हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कारक। कारक क्या होता है देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे हम कारक कहते हैं। मतलब जो शब्द रहते हैं जिससे हमें सर्वनाम का संज्ञा के साथ में या तो संज्ञा का संज्ञा के साथ में उनका संबंध दिखाते उसे हम कारक कहते हैं। और कारक को हम परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। इनके टोटल 8 प्रकार हैं। जैसे आप पहला दिया है, सबसे पहले आप प्रकार याद कर लीजिए और इसके लिए आप मेरी वेबसाइट पे चले जाइए। वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दिया है जिससे आप एक ये सब याद कर लें, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण और एक है संबोधन कारक। यह सब देख के वहाँ से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ कर्ता में रहता है ने, जैसे मनीषा ने फोन किया तो यहाँ पे ने है तो क्या रहेगा कर्ता कारक। कर्म कारक कैसा रहेगा, यहाँ पे को है तो आपको याद करना रहेगा यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरह का टेबल है। आज जब मेरी साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे वो टेबल याद कर लेंगे तो उसमें आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा कहाँ पे कौन सा कारक रहता है। टोटल कारक के कितने 8 प्रकार हैं, 8 प्रकार आपको याद कर लेना है। अब अगला हम देखते हैं ग्रामर विराम चिन्ह। एग्जाम में आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा या 2 सेंटेंस दिया रहेगा, वहाँ पे दिया रहेगा कि दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह लगाइए। और विराम चिन्ह भी हमें यहाँ पे टोटल 11 प्रकार है। सब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कौन कैसा यूज करना है उसका एक्सप्लेन भी बता दे रहा हूँ। पहला हमारा होता है पूर्ण विराम। किसी वाक्य के कंप्लीट होने के लिए कोई वाक्य कंप्लीट होता है तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अल्प विराम मतलब कुछ समय के लिए हम रुकते हैं, कुछ समय के लिए, तो वहाँ पे हम अल्प विराम होता है जिसको हम कॉमा बोलते हैं। अर्ध विराम मतलब ज्यादा समय के लिए रुकते हैं या 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए मतलब इसको ही यूज करते हैं, लेकिन वहाँ ज्यादा समय के लिए रुकते हैं तो वहाँ पे अर्ध विराम रहेगा। प्रश्न सूचक वाक्य तो आपको पता ही, जहाँ पे किसी प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे धीरे धीरे, पढ़ा लिखा, ऐसे शब्द आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पढ़े लिखे, सभा सोसाइटी, तो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इसे हम बोलते हैं योजक चिन्ह। चिन्हों को आपको याद रखना है कौन सा चिन्ह कहाँ। विषम विषम सूचक चिन्ह, विषम आदि बोधक जो था वैसे ही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, जैसे किसी वाक्य से हमें हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय यह सब पता चलता है तो वहाँ पे हमें विषमक सूचक चिन्ह प्रयोग करते हैं, लगाते हैं। एकहरा उद्धरण चिन्ह। एकहरा मतलब किसी बात को हमें बताने के लिए, किसी बात के ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए, या तो किसी लेखक हो गया या तो किसी बुक का हमें नाम लिखते समय भी क्या करते हैं, उपनाम लिखते समय भी इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मतलब उनका उपनाम क्या है निराला है, तो निराला के लिए हमने क्या है एकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया है। दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या होता है, जो हम किसी की बात को जैसे का जैसे लिखते हैं, किसी की बात को वैसे का वैसे लिखने के लिए, ज्यों का त्यों लिखने के लिए हमें उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग करते हैं। नवा आ गया वितरण, हाँ विवरण चिन्ह। विवरण में किसी बारे में हम किसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया नाम, नाम के बारे में लिखना है तो हमें इस तरह विवरण चिन्ह लगाते हैं। किसी की व्याख्या किसी के बारे में बताना रहता है तो उसमें विवरण चिन्ह लगाते हैं। कोष्टक, कोष्टक के 2 प्रकार हैं, एक छोटा कोष्टक है, एक बड़ा कोष्टक है। छोटा कोष्टक हम कब लगाते हैं, यहाँ छोटा कोष्टक के बारे में क्या बताया है, जैसे कि नाटक वाले जो लिखा जाता है उसमें कहीं कहीं बीच में उनके भाव लिखे रहते हैं, तो उनके भाव को प्रकट करने के लिए हम यह छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे राम स्वरूप, राम स्वरूप क्या बोला, चौंक कर, बिजनेस मतलब चौंक कर बोला, चौंक कर मतलब उसका भाव था तो उसको हमें ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह मतलब जहाँ पे जैसे हम लोग फुल स्टॉप लगा, जैसे किसी का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या लगाते हैं, नीचे बिंदी लगाते हैं। जैसे पंडित में पन लिखते हैं ना, ऊपर बिंदी लगाते हैं, लेकिन ये बाजू में नीचे बिंदी लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं लाघव चिन्ह। तो ये विराम चिन्ह हो गया। और यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस दिए, वाक्य दिए हैं, बोलना है इसमें विराम चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे पहले तो सारा क्वेश्चन दिए गए हैं और उसका नीचे यहाँ पे आंसर दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे उन्होंने विराम चिन्ह
लगाया है। तो यहाँ पे मैंने पार्ट 1 की जो वीडियो थी इसमें मैंने हिंदी के सारे ग्रामर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसका आप लोग को एक टेस्ट रखूँगा, उस टेस्ट को आपको पहले तैयारी करके उसके बाद ही टेस्ट को देना है, तो उसमें पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी हो गई है। तो टोटल हमने 11 ग्रामर्स देख लिए हैं। पहले हमने देखा शब्द भेद, उसके बाद अव्यय देखा, उसके बाद काल देखा है, उसका कारक भी देखा, उसमें हमने कारक हो गए, और 2-3 ग्रामर और भी हैं जो हमने देखा, जैसे मुहावरा हो गया और शुद्धिकरण हो गया। ये सब आपको ध्यान देना है। ये सब मिला करके आप एग्जाम में 14 मार्क्स का आपका हिंदी का ग्रामर आता है। तो अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको ग्रामर में 14 और 14 मिल सकता है। इसके पार्ट 2 में हम निबंध देखने वाले हैं। पार्ट 2 की वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।